तो भारत के संविधान का एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं और आप सभी को यह पूरा का पूरा भाग याद करना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान भाग 4 को और आज के सेशन में भारत के संविधान के भाग 4 के सारे अनुच्छेद आपको याद कराने जा रहा हूं। क्या करवाने जा रहा हूं? सभी के सभी अनुच्छेद आपको याद कराने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग एक बार मेरे साथ इस सेशन को बहुत तन्मयता के साथ करिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 याद कर लीजिए। भाग 4 का नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं और बच्चों को ये आर्टिकल याद नहीं रह पाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक, अब नाम से ही आपको पता है अल्टीमेट इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को गाइड करना। यहां पे राज्य की बात नेशन स्टेट से हो रही है, भारत से हो रही है, केंद्र सरकार से हो रही है, यहां तक कि राज्य सरकारों प्रांतों से भी हो रही है। तो नेशन स्टेट से जुड़ी हुई जो बॉडी है, राज्य का मतलब आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 12 में, दोनों में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में जो बताया गया है वही आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के तहत माना गया है कि राज्य का मतलब भारत की संसद, राज्य का मतलब राज्य की विधानसभा है, राज्य का मतलब उसके अंतर्गत बहुत लंबी परिभाषा है, आपकी कार्यपालिका, विधायिका, ये सब राज्य है जो भी राज्य का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य के लिए किन सिद्धांतों को बनाया जाए, राज्य के द्वारा किन सिद्धांतों को बनाया जाए जिससे राज्य में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर स्थापित किया जाए। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चैप्टर भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं आपके डीपीएसपी से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो आज के सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ आप सभी। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के सारे आर्टिकल रटने जा रहे हैं। मैं आपको क्रमशः बताता चला जाऊंगा, ठीक है? देखिए, वैसे तो फंडामेंटल राइट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फंडामेंटल राइट मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। जितने भी भारत के संविधान के मौलिक अधिकार हैं जो कि आप सभी को प्राप्त हैं, पहले मैं डीपीएसपी आपको रटवा देता हूं, फंडामेंटल राइट एक अलग सेशन में करेंगे, ठीक है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी का वर्णन है। डीपीएसपी का वर्णन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन है, ठीक है? राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है? लोगों के लिए एक ऐसा ताना बाना सरकार के द्वारा बुनना या ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे और भारत संघ को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करे। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के तौर पे इन तत्वों को क्या किया गया है? समावेशित किया गया। किसके तौर पे? कल्याणकारी तत्वों के तौर पे। तो नीति निदेशक तत्व से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यहां पे सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद आप सभी मेरे साथ पढ़ने जाने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर सभी आर्टिकल्स के बारे में क्रम से चर्चा करने वाला हूं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी एक एक आर्टिकल को याद करना चाहते हैं? मैं कीवर्ड में आपको एक एक आर्टिकल याद कराऊंगा और इसको हम 2-3 बार रिवाइज भी करेंगे सेशन में, ताकि आज के सेशन में आपको याद ही ना हो, हमेशा के लिए याद हो जाए, ये आर्टिकल से क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक है? चलिए, तो देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उपयोग किया गया, इनके बारे में चर्चा की गई है। उद्देश्य मैंने आपको बताया, लोगों के सामाजिक, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। तो आर्टिकल 36 के तहत क्या की गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत बोला गया है कि राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली कार्यपालिका, साथ माफ करिएगा, कानून बनाने वाली विधायिका, विधायिका। अब ये देखो, इसके बारे में चर्चा कहां की गई है? आर्टिकल 12 में।
आर्टिकल 12 में राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मैं आपको सेपरेट एक वीडियो लेकर के आऊंगा केवल आर्टिकल 12 के ऊपर, जिसके तहत आप बहुत समग्रता से समझ ले कि आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत किसको राज्य माना गया, किसको राज्य नहीं माना गया। यह अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है कि किसको जो है डीपीएसपी प्राप्त है, किसके लिए है डीपीएसपी, है तो लोगों के लिए। अल्टीमेट राज्य जो भी काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है। देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, थोड़ा सा इसको समझ लोगे। मैं हमेशा कभी भी मेरे से आपने यदि पॉलिटी की क्लास ली है तो पॉलिटी मैंने बहुत आसान बनाया है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि पूरी चीजों को मैंने पढ़ाया और बहुत आसानी से पढ़ाया। मैंने जितना भारत के संविधान के बारे में समझा है तो मैंने सिर्फ इतना ही पाया कि भारत का संविधान 3 शब्दों का सबसे प्रमुख तौर पे यहां पर चर्चा हुई है। पूरे संविधान में 3 शब्द ही समाहित हैं। 3 शब्द कौन है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होकर के एक बात समझा देता हूं, फिर मैं आपको आर्टिकल याद करा देता हूं। तो हमारे संविधान में 3 शब्दों की बात हुई है। एक तरफ बात हुई है राज्य की, राज्य मतलब नेशन स्टेट जैसे भारत संघ। दूसरी तरफ चर्चा हुई है आपकी राज्य के साथ सरकार की, कि इस राज्य को चलाने के लिए एक मूर्त संस्था होनी चाहिए और यह राज्य आपकी अमूर्त संस्था है। तो राज्य के बारे में संस्था संविधान में चर्चा है, सरकार के बारे में चर्चा और व्यक्ति के बारे में चर्चा है। ठीक है, सरकार का कर्तव्य है कि व्यक्ति के लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाए, है ना। राज्य के द्वारा सरकार को कुछ अथॉरिटी दी गई हैं, पावर्स दी गई हैं और सबसे ऊपर संप्रभु आपका बैठा है संविधान। तो संविधान की मशीनरी बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है और मेरी आधारभूत क्लासेस जो पॉलिटी की होती हैं उसमें मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पूरे संविधान को जोड़ देता हूं केवल 3 शब्दों से। पूरा संविधान 3 शब्दों का खेल है, राज्य, सरकार और व्यक्ति। यदि आपने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया इंडियन पॉलिटी का तो निश्चित तौर पर इंडियन पॉलिटी आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब चलिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं डीपीएसपी की। तो देखो आर्टिकल 36, अब एक बार फास्ट हम सारे आर्टिकल देख लेते हैं, फिर आपको मैं आगे इसके बारे में बहुत बृहद तरीके से चर्चा करेंगे। और एक जो बात होती है कि नीतिक तत्वों को वैचारिक स्रोत के आधार पर, उसके उद्देश्यों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांत। तो इसके बीच में बाइफरकेशन भी देखेंगे, अलग अलग इनको हम बांट करके भी देखेंगे। तो मैं बहुत गति से आपको एक एक कीवर्ड को हाईलाइट करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी आर्टिकल वाइज कीवर्ड को हाईलाइट करिएगा। आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। क्या है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 37 में बोला गया कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब कि डीपीएसपी को लेकर आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट का यदि वायलेशन आपका होता है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को लेकर के आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 37 में सिर्फ एक शब्द याद करना है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है कि यह लोक कल्याण की वृद्धि के लिए है, यह लोगों के वृद्धि के लिए है। ठीक है, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए है। आर्टिकल 39A, 3 आर्टिकल है, 39A, 39B, 39C। 39A समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है, यह व्यवस्था की गई है। 39B में पैसों का स्वामित्व नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि पैसों का, सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो ताकि सार्वजनिक क्षेत्र पूरा हो सके, सार्वजनिक उद्देश्य पूरा हो सके। आर्टिकल 39C के तहत क्या किया गया, धन के समान वितरण की बात की। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, धन के विकेंद्रीकरण की बात की गई है। टेंशन नहीं लेना है, याद होगा, बस ध्यान से सुनना है आपको, मैं रिवाइज कराऊंगा अभी अगेन आपको। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है कि यह प्रावधान कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता सभी नागरिकों का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य दे। और साथ ही सरकार गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने की विभिन्न पेंशन योजना और अन्य योजनाएं भी शुरू करती है इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक है, यह आर्टिकल बहुत व्यापक है। बेरोजगारी से समस्या, गरीबी से समस्या आर्टिकल 21 के तहत, 41 के तहत। मान लीजिए आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 के तहत प्रावधान क्या किया गया है, प्रसूति सहायता। देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आर्टिकल को याद करना है तो एक शब्द आपको कीवर्ड बनाना है। यहां पे कीवर्ड जितना है मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, आर्टिकल 43 के तहत क्या किया गया है, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। आर्टिकल 43A के तहत क्या किया गया है, इसमें उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 45 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति SC एंड ST कैटेगरी तथा अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई? लोक स्वास्थ्य की। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई है। आर्टिकल 48 में पर्यावरण की बात की गई है, पर्यावरण प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग करने की बात की गई है। और आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय संधि और सुरक्षा को बढ़ाए रखने के कर्तव्य की बात की गई है कि यह कार्य जो है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये आपके आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। चलो एक बार और फास्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या किया गया है? न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं होंगे, डीपीएसपी को लेकर के आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की वृद्धि। आर्टिकल 39 से सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39B में पैसों के स्वामित्व का नियंत्रण की बात की गई है। 39C में धन का विकेंद्रीकरण या धन का समान वितरण। आर्टिकल 40 में ग्रामों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में प्रावधान किया गया है मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन की बात की गई है। 43 में श्रमिकों की भागीदारी उद्योगों के प्रबंधन में। 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। 45 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। 46 में SC ST और अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि की बात की गई है। 47 में लोक स्वास्थ्य की बात की गई है। 48 में एग्रीकल्चर और पशुपालन की बात की गई है। 48 में पर्यावरण की बात की गई है। 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग करने की बात की गई है। 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की बात की गई है। ये चर्चाएं हैं आपकी, ठीक है, ये चर्चाएं हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा एक दूसरे डायमेंशन से पढ़ाता हूं, ठीक है। अब देख, चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड होकर के हमने चीजों को देखा। अब टेंशन मत लो, मैं याद करवाने का काम करता हूं, टेंशन ना लो, सब याद करा के जाऊंगा, घबराना नहीं है, मैं खड़ा हूं तो टेंशन नहीं लेना। अब देखो, फंडामेंटल राइट आपके अलग राइट है। फंडामेंटल राइट आपके ऐसे अधिकार हैं जो आपके व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपबंधों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ओवरऑल ये आपके फंडामेंटल राइट है, जिनको यदि हम हटा देंगे तो आपका पूर्ण विकास नहीं हो सकता, आपका व्यक्तित्व रुक जाएगा। वहीं डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तो करता है, लेकिन बृहत स्तर पर नागरिकों के अधिकारों को एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रयास करता है। केवल एक नागरिक के लिए काम नहीं करता, बल्कि सभी नागरिकों के लिए ये काम करता है, ठीक है। आप खुद सोचिए, कोई योजना और स्कीम एक आदमी को लाभ देने के लिए नहीं आती ना, एक बड़े दायरे के लिए आती है आपकी, ठीक है। और डीपीएसपी एक तरीके से राज्य के लिए क्या है? दिशा निर्देश है, एक आदर्श है कि आपको जब कानून और नीतियां बनानी है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखना है, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे तो मौलिक अधिकार में राज्य में बहुत सारे अंकुश लगाए जाते हैं, राज्य के लिए क्या है? निगेटिव अर्थों में है। जबकि जो डीपीएसपी आपके हैं, डीपीएसपी सिद्धांत जो है ये राज्य को पावरफुल बनाते हैं, राज्य को कर्तव्य देते हैं, राज्य को एक दिशा देते हैं, लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो नीति तत्व है ये सकारात्मक है, कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायपालिका द्वारा वाद योग्य नहीं है। और यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब आप डीपीएसपी को बनाएं, कोई कानून बनाए, कोई नियम बनाए, उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, अन्यथा वो कानून ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, ठीक है। और डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। यदि कानून बनाते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा,
मौलिक ये डीपीएसपी को हम कितने भागों में बांटते हैं? डीपीएसपी को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। किसके आधार पे? ये वैचारिक स्रोतों के आधार पे। देखिए महात्मा गांधी भी चाहते थे कि भारत का संविधान ऐसा हो। उस समय तत्कालीन समय में बहुत सारे उदारवादी और बौद्धिक चिंतक थे, वो भी चाहते थे कि संविधान ऐसा हो। तो समाजवादी जो उस समय लोग थे उनका भी उद्देश्य था कि समाजवादी हो। तो भारत के संविधान को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो समाजवादी, माफ करिएगा डीपीएसपी को, समाजवादी, समाजवादी के बाद गांधीवादी, गांधीवादी, और तीसरा उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत, उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है। अब जैसे महात्मा गांधी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, तो पंचायती राज व्यवस्था बना दी गई। अब देखते हैं एक बार सभी को, ठीक है। तो ये आपके अब एक एक करके इनको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत जहां पे राज्य के बारे में चर्चा हुई है, तो आर्टिकल 38 अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 38 में बोला गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राज्य का कर्तव्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करते जन कल्याण को बढ़ावा देना, लोक कल्याण को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 38 आप लोग लिख लो, लोक कल्याण में वृद्धि की बात की गई। कितनी, किसकी बात की गई है? लोक कल्याण में वृद्धि। तो आर्टिकल 38 आपका जुड़ा हुआ है लोक कल्याण में वृद्धि को लेकर के, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इतना शब्द याद करना है आपको। पूरा आर्टिकल देखो याद नहीं रह पाता है तो आपको रफली याद रहे, आर्टिकल 38 आपका लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 39 आपका किससे जुड़ा हुआ है? सभी नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन हो, अधिकार हो। ठीक है। भौतिक संसाधनों पर सभी का स्वामित्व और नियंत्रण हो, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण ना हो, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, श्रमिकों को शक्ति और स्वास्थ्य दिया जाए, बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण ना हो। ठीक है। तो आर्टिकल 39 को लेकर के आपका यहां पर देखिए, यह भी आपका सामाजिक है, समाज के लोगों से जो जुड़ा हुआ है, यह भी सामाजिक समस्या का समाधान है। ठीक है। ऊपर वाला भी आपका लोक कल्याण था, तो लोक कल्याण मतलब सामाजिक समस्या, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सामाजिक सिद्धांत, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो जनता को सर्वोपरि कर रहे हैं, जो शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आर्टिकल 38 आपका राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित करेगा कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो राज्य के काम को आर्टिकल 38 जब भी आ जाए, आर्टिकल 38 जब भी आ जाए, आंख मूंद करके लोक कल्याण समझ लेना कि लोक कल्याण के बारे में चर्चा हुई है, सार्वजनिक कल्याण के बारे में चर्चा हुई है। आर्टिकल आज से आर्टिकल 38 नहीं भूलना चाहिए आपका। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में बोला गया है निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य काम करेगा। ठीक है। अब कौन कौन सी नीतियां हैं? देखिए यहां पे कई सारे आर्टिकल थे आपके। आर्टिकल 39 में बात की गई समान कार्य के लिए समान वेतन, रट लो। 39 है आपका सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 है। 39 बी आपका क्या है? पैसों के स्वामित्व का नियंत्रण, पैसों के स्वामित्व का नियंत्रण। ठीक है। कैसा होना चाहिए? ताकि सार्वजनिक हित जो है आपके सर्वोपरि रहे। 39 सी में आपका धन का समान वितरण, यानी धन का या संपत्ति का विकेंद्रीकरण के बारे में बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपके समाजवादी हो गए। समाजवादी में आर्टिकल 38 हो गया आपका और आर्टिकल आपका 39 हो गया। 2 आर्टिकल आपके जुड़ गए समाजवादी से। आर्टिकल 38 में आपका लोक कल्याण है और आर्टिकल 39 में आपकी कई सारी नीतियां दी गई हैं। आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए प्रयोग करना, धन के विकेंद्रीकरण की बात की गई है और पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई। ठीक है। श्रमिकों को शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात की गई है। बच्चों के बचपन और युवाओं को शोषण ना होने देना, इसको लेकर के चर्चा की गई है। तो ये आपकी सारी की सारी चर्चाएं किससे जुड़ी हुई है? समाजवादी सिद्धांत से। किससे जुड़ी हुई है? समाजवादी सिद्धांत से। तो पहला तो आपका समाजवादी हो गया। ठीक है। अब समाजवादी के बाद जो है आपका, अभी समाजवादी आपके बहुत सारे पक्ष हैं। आर्टिकल 41 देखिए, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में कार्य करने और शिक्षा पाने में सार्वजनिक सहायता, ठीक है, इसको प्राप्त करने का अधिकार है आपका।
तो आर्टिकल 41 आपको मैंने बताया था, आर्टिकल 41 आपका जुड़ा हुआ है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से। तो यहां पे यही बात डिटेल में दी गई आर्टिकल 41 में कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में काम करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता करने के अधिकार सुरक्षित किए गए। तो कभी भी बेरोजगारी से जुड़ा मामला हो, बुढ़ापा से जुड़ा मामला हो, विकलांगता से जुड़ा मामला हो, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है, यह समाजवादी अधिकार है। आर्टिकल 42 आपका क्या है, मातृत्व राहत की बात करता है। प्रसूति सहायता, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पर महिला को जो है मातृत्व सहायता राहत को लेकर के काम करता है। तो आर्टिकल 42 आपका मातृत्व सहायता से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 38 लोक कल्याण, आर्टिकल 38 लोक कल्याण। आर्टिकल 39 में कई सारी चीजें हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन का संकेतन, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे, धन का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आर्टिकल 41 में आपका बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल 42 में आपका मातृत्व राहत यानी प्रसूति सहायता जुड़ी हुई है। आर्टिकल 43 में ये आपका जो कामगार हैं उनके लिए निर्वाह, मजदूरी, उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करने का प्रयास। तो आर्टिकल 43 क्या है, आपको यहां पे देखिए शॉर्टकट जितना भी मैंने लिख रखा है, मजदूरी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सब आर्टिकल 43 है आपका, ठीक है। आर्टिकल भारत सरकार भी जो बड़ी बड़ी योजनाएं लाती हैं आपकी बेरोजगारी को लेकर, बुढ़ापा को लेकर, बीमारी को लेकर, विकलांगता को लेकर के, वो आर्टिकल 41 के तहत ही लेकर के आती हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 42 आपका क्या है, मातृत्व राहत। आर्टिकल 43 क्या है, राज्य के सभी कामगारों के लिए मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर बनाना। तो मजदूरी याद कर लीजिए, केवल मजदूरी से आपको याद आ जाना चाहिए आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 मजदूरी से जुड़ा हुआ है। 43 से क्या जुड़ा हुआ है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो उद्योगों में जो भी प्रबंधन होता है उसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए आर्टिकल 43A ये आपका बनाया गया नया। और आपका आर्टिकल 47 क्या है, लोगों के पोषण स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है 47 से। ये सारे आपके समाजवादी थे, क्या थे आपके, समाजवादी थे, ये सारे समाजवादी सिद्धांत थे। आर्टिकल 47 स्वास्थ्य, आर्टिकल 43 से श्रमिकों की भागीदारी, आर्टिकल 43 मजदूरी, आर्टिकल 42 मातृत्व प्रसूति सहायता, आर्टिकल 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, ठीक है। आर्टिकल जो है आपका 40 आपका पंचायती राज व्यवस्था। आर्टिकल 39 आपका किससे जुड़ा हुआ है, ताकि वो धन का विकेंद्रीकरण ना हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन हो, ये सब चीजें। आर्टिकल 38 आपका लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 37 आपका किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 37 में कि ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। और आर्टिकल 36 आपका किससे जुड़ा हुआ है, राज्य की परिभाषा से। इतना याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा, इतने आर्टिकल याद हो रहे हैं, इतने आर्टिकल क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, क्या ये आर्टिकल आपको याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं, इतने आर्टिकल। आर्टिकल 38 तुरंत लोक कल्याण आ जाना चाहिए, तुरंत लोक कल्याण आनी चाहिए। आर्टिकल 47 मतलब स्वास्थ्य, आर्टिकल 47 स्वास्थ्य, आर्टिकल 47 स्वास्थ्य, आर्टिकल 47 स्वास्थ्य, तुरंत स्वास्थ्य याद आ जाना चाहिए आपको। आर्टिकल 47 का एक एक की वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है। गांधी देखो चाहते थे कि शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, तो आर्टिकल 40 के तहत इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन से। दूसरा आपका आर्टिकल 43 आपका ये राज्य क्या है, सहकारी अथवा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 43 आपका जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 43 आपका जुड़ा हुआ है यहां पर मजदूरी और कुटीर उद्योग से। किससे, मजदूरी और कुटीर उद्योग से, ध्यान रखना है, मजदूरी और कुटीर उद्योग से। तो ये भी गांधीवादी विचार के अंतर्गत ही इसको रखते हैं हम लोग, 43 को भी गांधीवादी विचार के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद है 43B, ये आपका बाद में 57वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, इन सब से जुड़ा हुआ है गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 46 ये आपके राज्य के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 46 आपका एससी एसटी और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, इसी के तहत आपका रिजर्वेशन, आरक्षण, ये सारी चीजें इसी आर्टिकल के तहत है। आर्टिकल 47 आपका स्वास्थ्य की बात है, आर्टिकल है स्वास्थ्य, ये दिमाग में बैठा लेना है। आर्टिकल 48 है आपका पशुओं के वध पर रोक, मवेशियों के वध पर रोक, उनकी नस्लों को सुधार करने का प्रयास, ये आपके गांधीवादी हैं। तो गांधीवादी में पंचायती राज व्यवस्था, 43 में कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना, 43 बी में आपका जो है स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक पेशेवर प्रबंधन, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है आपका। 43 बी सहकारी संबंधियों से। 46 आपका किससे जुड़ा हुआ है? एससी एसटी से, एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए विशेष उपबंध 46। 47 किससे जुड़ा हुआ है आपका? स्वास्थ्य। 48 आपका पशुओं के वध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरी कैटेगरी है उदार बौद्धिक कैटेगरी, उदार बौद्धिक सिद्धांत। 3 भागों में सिद्धांत हमने बांटे थे। देखो डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड में। और आयरलैंड के संविधान में ये स्पेन के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आयरलैंड के संविधान में कहां से लिए गए थे? ये स्पेन के संविधान से। आप समझ सकते हैं कि इनका क्या, स्पेनिश संविधान से लिए गए आपके। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में अब आगे हम उदार बौद्धिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 44 आपको पता है समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है। आर्टिकल 45 आपकी 0 से 6 आयु वर्ग के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, इसके लिए 21 ए जोड़ दिया गया है फंडामेंटल राइट में। ठीक है, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, शिक्षा के अधिकार को। तो पहले 45 में सभी बच्चों को जो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था और उनकी देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का काम आर्टिकल 45। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। आर्टिकल 48 ए में पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 में राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक और स्थान की रक्षा करना। ठीक है, राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व की प्रत्येक स्मारक और स्थान की रक्षा करना। आर्टिकल 50 में लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होने की बात की गई है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। 51 में क्या घोषणा की गई है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का प्रयास राज्य करेगा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों को सम्मान करेगा, मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों का जो है निपटारा करेगा। ये आपके आर्टिकल हैं। अलग अलग देखो मैंने दोनों प्रकार से बता दिए। पहले मैंने आपको कीवर्ड बता दिए, फिर मैंने इनको विभाजित कर दिया। समाजवादी में आपका आर्टिकल 38 है जो कि आपका लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 39 में बहुत सारे पक्ष दिए गए हैं, समान कार्य के समान वेतन, धन का विकेंद्रीकरण, है ना, संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण, इनकी बात है। आर्टिकल 41 में ये आपका जो है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 41 आपका। आर्टिकल 42 आपका प्रसूति सहायता से जुड़ा हुआ है, मातृत्व राहत से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 43 आपका मजदूरी और उचित जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। 43 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। 47 में स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। 43 में आपका कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, गांधी चाहते थे कि हस्तशिल्प कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, 43 बी में आपका जो है सरकारी समितियों की बात की गई है। आर्टिकल 46 में जो है आपका जो एससी एसटी वर्ग है, आर्टिकल 46 एससी एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग आपका आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 के तहत सिंपल सा है स्वास्थ्य, आर्टिकल 47 स्वास्थ्य। आर्टिकल 48 पशुओं के वध पर रोक लगाना। इसके बाद उदार बौद्धिक सिद्धांतों में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात करना, उनका देखभाल करना। आर्टिकल 48 आपका कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करना। 48 है आपका पर्यावरण से। 49 आपका जो भारत की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण करना। 50 आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। 51 आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। ये आपके 36 से 51 तक के आर्टिकल हैं। अब यदि आपको ये भूल रहे हैं तो दिक्कत है आप में। आप 36 से 51 तक को पूरा रट जाना है, प्रॉपर रट जाना है। एक बार और सेशन देख लेना, आपको अब ये आर्टिकल गड़बड़ नहीं होंगे, आपको रट जाएंगे।
पूरे के पूरे आर्टिकल हो गए आपके, पूरे के पूरे आर्टिकल। ठीक है, अब देखो डीपीएसपी में संशोधन हो चुके हैं। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। एक तो 39A जोड़ दिया गया, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई यहां पे। 43A जोड़ा गया, उद्योगों में प्रबंध की श्रमिकों की भागीदारी, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 48A जोड़ दिया गया, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। तो ये 3 आर्टिकल तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 39A गरीबों के लिए निःशुल्क और विधिक कानूनी सहायता, 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और 48A में पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। 44वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है आपका? ये 44वां संविधान संशोधन राज्य विशेष रूप से आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए व्यक्तियों और समूहों के बीच सुविधा और अवसरों के असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा, और इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। 2002 में 46वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके तहत 45 को बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया, है ना। आज शिक्षा का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ये कुछ इसमें जो है क्या हो चुके हैं, इसको लेकर कुछ संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन सबसे मेजर है। 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से जुड़ा है। 48A पर्यावरण से जुड़ा है। 39A निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको रट जाओ। ये डीपीएसपी है, इससे क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आपको ये रटे होने चाहिए। ठीक है, डीपीएसपी ये मैंने आपको करवा दिए, बहुत कम टाइम में करवा दिए, आपको डीपीएसपी को रट जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ये जितने भी आर्टिकल हैं आज के बाद भूलने नहीं चाहिए। कोई सोते हुए भी आपको जगा देना, बोले आर्टिकल 47 क्या है, तुरंत कहोगे स्वास्थ्य। आर्टिकल 38 क्या है, लोक कल्याण। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस तरीके से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। आर्टिकल 45 क्या है, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, ऐसे दिमाग में आपको बैठाना है। आर्टिकल 46 क्या है, SC ST वर्ग, OBC वर्ग के लिए। इस तरीके से आपको कीवर्ड याद कर लेना है, ताकि सोते हुए भी जग जाओ। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति सहयोग, इनके लिए कार्य करना। आर्टिकल 49 क्या है, ऐतिहासिक जो आपके जो स्मारक हैं उनको लेकर के काम करना। ठीक है, तो एटलीस्ट इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, आर्टिकल 50 न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक करना। विश्वास कीजिए हर वर्ष आपके क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से, तो सोते हुए भी आपको याद रहे, ये आपको जो है इसके लिए बनाना है। ये आर्टिकल्स आपको इस तरीके से रट जाने हैं सारे के सारे। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आप लोग बाकी जितना भी मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज करिए, इसको एक बार दो बार फिर सुनिए, और फिर देखिए आपको ये वाला टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो रट जाइए, इसको याद कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि शायद अब आपको याद हो गए हो, एक बार रिवीजन और कर लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार मुझे बताइए आप सभी लोग, क्या आपको याद हुए हैं, क्या आपको समझ में आ गए सारे आर्टिकल? एक बार बताएं कमेंट में।